हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब। आप सब लोगों का वापस से स्वागत है हमारे एपिसोड 14 डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट्स के इस वीडियो के अंदर। साथियों, आज के वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा रिलीजन वाला फंडामेंटल राइट शुरू किया है, उसी के अंदर हम लोग आज 26 और 27 को कंप्लीट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके अंदर सरकार हम लोगों को इंटरफेयर नहीं कर सकती और उन रिलीजियस मैटर पे कानून नहीं बना सकती, जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर ने सेव किया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, आर्टिकल 26 और 27 के अंदर। दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करे चलिए आए चलते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 26 के ऊपर और जानते हैं कि क्या कहा गया है उसमें। तो दोस्तों, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट। तो सबसे पहला तो इसके अंदर जो इंट्रोडक्टरी लाइन है उसके अंदर 3 कंडीशंस दी गई हैं। 3 कंडीशंस के अंदर रिलीजियस डिनोमिनेशंस की बात करी गई है। पहले वो 3 कंडीशंस कौन सी है? सब्जेक्ट टू व्हाट? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो आपने 25 के अंदर भी देखा होगा रिस्ट्रिक्शंस दी गई थी। कौन सी रिस्ट्रिक्शंस थी वो आपको पता होना चाहिए। 4 रिस्ट्रिक्शंस थी वो। उसमें एनीथिंग, इन तीनों रिस्ट्रिक्शंस के अलावा एनी अदर थिंग which is covered in part 3 was one of the exception if someone is going to hurt or damage anything in part 3, यानी कोई और फंडामेंटल राइट्स को अगर हर्ट करता है तो वो भी 25 के अंदर रिस्ट्रिक्शन थी। 26 के अंदर 3 रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं जो आपके स्क्रीन पे भी आ गई हैं। ये देखिए, इनको अपने तीनों को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल 26 के अंदर रिलीजियस डिनोमिनेशंस के लिए कौन कौन सी 3 जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। तो दोस्तों, रिलीजियस डिनोमिनेशन शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा रिलीजियस डिनोमिनेशन बेसिकली क्या होती है। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन बेसिकली किसी रिलीजन के अंदर, रिलीजियस रिलीजन के अंदर सेम गॉड, सेम चीजों को मानने वाली एक और सेक्शन होता है जिसका वे ऑफ वर्शिपिंग या फिर वे ऑफ परफॉर्मिंग हिज वर्शिप या फिर एनी अदर वे चेंज हो सकता है इन कंपैरिजन टू द रिलीजन इटसेल्फ, मगर वो फॉलो उसी रिलीजन के गॉड को करते हैं और उसी रिलीजन को मानते हैं, बट दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। सो दैट डिफरेंट सेक्शन हु हैव अदर वे ऑफ डूइंग इट फ्रॉम द मेजॉरिटी सेक्शन इज नोन एज द रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, आप लोगों ने सुना होगा आर्य समाज के बारे में। स्वामी विवेकानंद वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज और आर्य समाज जो है वो इस बिलीफ पे वर्क करता है कि भगवान एक है और वो किसी मूर्ति में स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान को याद करने का सबसे अच्छा माध्यम जो है वो अध्ययन है, वो मंत्र उपचार है, वो यज्ञ है। तो जो रिलीजियस डिनोमिनेशन आर्य समाज हिंदू इज्म की एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है जिसका वे ऑफ वर्शिपिंग अलग है, बट दे बिलीव इन द सेम गॉड, गॉड शिवा, गॉड रामा एंड ऑल दोज पीपल। सो द थिंग इज दैट दे हैव द अदर वे ऑफ वर्शिपिंग। सो दिस इज द रिलीजियस डिनोमिनेशन विच इज बीन टॉक्ड अबाउट इन दिस सेक्शन। तो वो कह रहे हैं कि रिलीजियस डिनोमिनेशन विच सब्जेक्ट टू दी 3 प्री कंडीशंस ये काम कर सकता है जो आपके सामने अब आपकी स्क्रीन पर हैं। ये 4 काम है बेसिकली। रिलीजियस डिनोमिनेशन to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes। तो आप कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं रिलीजियस या चैरिटेबल, ठीक है। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, आप उसको मैनेज करने के लिए भी आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए भी आप सक्षम हैं और आप वो कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशंस। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोई भी प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल या इमूवेबल आप उसको ओन कर सकते हैं, ठीक है। एंड टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, तो आप उस प्रॉपर्टी को बेसिकली किसी भी तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं और आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली 26 के अंदर 4 चीजें बताई गई, यानी एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के ऊपर ये आर्टिकल था। रिलीजियस डिनोमिनेशन को पावर दी गई है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर मेंटेन कर सकती है, यानी अपने रिलीजन को लेके कोई भी काम, कोई भी कुछ वो खुद कर सकते हैं, ठीक है। प्लस वो प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, प्लस वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं रिलीजियस और चैरिटेबल, तो और साथ में प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। तो ये जो है पावर्स दी गई हैं आर्टिकल 26 के अंदर रिलीजियस डिनोमिनेशन को। अब चलते हैं हमारे आर्टिकल 27 के ऊपर जो बात करता है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस proceeds of which are specifically appropriate in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर जो बात करी गई है, 2 चीजों की इसके अंदर बेसिकली बात करी गई है। पहली चीज के अंदर जो बात करी गई वो ये कहा गया है कि नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस, यानी किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता टैक्स पे करने के लिए
और उस टैक्स का जो पैसा यूज किया जाएगा वो किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपलिफ्टमेंट के लिए, किसी भी रिलीजन के लिए यूज नहीं करा जा सकता। यानी सपोजिटली आप लोगों ने अगर मुगल समय में, मुगल एम्पायर के टाइम में जजिया जो कानून है, जिसे जजिया कहा जाता है, जजिया कानून के अंतर्गत क्या होता था कि द पीपल हैव टू पे टैक्सेस टू फॉलो एनी रिलीजन। आप अगर किसी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं अदर देन इस्लाम, और इफ यू वांट टू गो टू सम रिलीजियस प्लेस, देन यू हैव टू पे जजिया, यानी टैक्स ऑन फॉलोइंग सम अदर रिलीजन। सो इसमें बोला गया है कि किसी भी इंसान को कंपेल नहीं किया जा सकता टू फॉलो टू पे टैक्सेस, ऐसे टैक्सेस फॉर अ स्पेसिफिक रिलीजन, और उस टैक्सेस के बेसिस पर दूसरे रिलीजन यानी दूसरे रिलीजियस डिनोमिनेशन को आप वर्क करें, ऐसा नहीं करना आपने। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज लिखी गई है जो इसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट तो यह है कि किसी भी बंदे को फोर्स नहीं किया जा सकता टैक्सेस पे करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कई बार ये भी पूछते हैं कि सर अगर टैक्सेस पे करने के लिए नहीं कहा जाता, फोर्स नहीं किया जा सकता, देन व्हाई अबाउट द entry fees in some mandirs, and why about some purchase and all those things which been cut by the government organizations। आप चाहे कटरा की बात कर ले, वहाँ एक पर्ची कटती है, चाहे आप किसी और जगह की बात कर ले, कई बार उधर पर्ची कटती है। तो ऐसे को आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, वो जो है वो एक फीस है, वो टैक्स नहीं है, ठीक है। यानी उसको किसी रिलीजियस बेसिस पे नहीं लिया जाता, वो फीस ली जाती है। और स्पेसिफिकली जैसे हम कटरा की बात करें तो श्राइन बोर्ड द्वारा, और उसका इस्तेमाल क्या करा जाता है? उस श्राइन बोर्ड की ही यूज़ के लिए और उसके चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए, उसके रिलेटेड मैटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। मगर आप टैक्स ले रहे हैं किसी व्यक्ति से कंपेल करके और उसका यूज़ कर रहे हैं किसी और रिलीजियस डिनोमिनेशन या किसी और रिलीजियस पर्पस के लिए, प्रमोशन के लिए, तो वो अलाउड नहीं है। अब इसमें बात करी गई है, सवाल ये आ जाता है कि सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिलीजियस डिनोमिनेशन रिलीजन के ऊपर टैक्स पेयर का पैसा खर्च करने के लिए मना किया गया है, तो गवर्नमेंट फिर जो इतनी सारी स्कीम, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम मौलवीज को तनख्वाह देती है, तो वो कैसे दे पा रही है? या फिर जो हज सब्सिडी मिलती है वो कैसे मिल पा रही है? तो ये कई सारे जो सवाल हैं कि फिर बच्चों के मन में आते हैं। तो आप इसको देखेंगे, इसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है, इसकी जो लास्ट लाइन है, टू प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी किसी एक रिलीजन के लिए नहीं कर सकते। अगर आप फिर कर रहे हैं टैक्स पेयर का पैसा खर्च, तो आप उसको सब रिलीजन्स पे बराबरी से करिए। यानी आप सारे रिलीजन्स के ऊपर या रिलीजियस डिनोमिनेशन के ऊपर उसको बराबरी से खर्च करेंगे, आप उसको किसी एक रिलीजन को स्पेसिफिकली खर्च नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा आर्टिकल 27 है, ये बात कर रहा है दो चीज़ों के बारे में। पहले तो आप कोई टैक्सेस नहीं ले सकते किसी व्यक्ति से, और उस टैक्स का इस्तेमाल किसी रिलीजियस प्रमोशन या किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन की प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए नहीं कर सकते। मगर आप अगर कर भी रहे हैं टैक्स पेयर का पैसा खर्च किसी इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू या दूसरी चीज़ों के थ्रू टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर रहे हैं किसी रिलीजन प्रमोशन के ऊपर, तो आप एनी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर नहीं कर सकते। आप उसको जो है यूनिफॉर्मिटी और उसके अंदर अब ब्लैंकेट की तरह यूज़ करें टू कवर ऑल रिलीजन्स। तो ये जो बेसिकली 26 और 27 था, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन और टैक्सेस टू कलेक्ट टैक्सेस इन नेम ऑफ रिलीजन और टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात कर रहा था। तो दोस्तों 26 से 27 को हमने यहाँ पे आज खत्म किया है, और हमारा इसी के साथ हमारा एपिसोड आज का ये खत्म होता है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इनिशियल वीडियोस देख रहे थे फंडामेंटल राइट्स वाली, बट एंड में थोड़ा कम देख रहे हैं। इसको मुझे बताने में कोई हेजिटेशन नहीं है, बट मैं इसको बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से यूट्यूब के अंदर बहुत ही कम चैनल्स ऐसे हैं जो पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड किसी बेयर एक्ट को पढ़ाते हैं। और बेयर एक्ट को वर्ड टू वर्ड, फंडामेंटल राइट्स को आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। जो मैंने आपको 2020 के पेपर में इनिशियल जिस वीडियो को आप जाएंगे, पहला एपिसोड अगर इसका देखेंगे, उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली बताया भी था। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, ढंग से देखें, और अपने दोस्तों या और बाकी जो प्रिपेयर कर रहे हैं लोग वीडियो, उनके साथ शेयर करें। सो दोस्तों, here I have completed today's video, and Saurabh Kharwal signing off. Take care and bye bye.